अभी साज दिल के तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। ये दुनिया हकीकत की कायल नहीं है, फसाने सुनाओ फसाने बहुत हैं। कुछ फसाने, कुछ यादें, कुछ तराने लिए मैं अन्नू कपूर स्वागत करता हूँ, एहतराम करता हूँ आप सबका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, जहाँ आज का पहला फसाना होगा प्यारे लाल का। बात बचपन की, जब वो नौशाद से मिलने गए तो क्यों भर भर आई अखियाँ। फिर बताऊंगा एक दिलचस्प वाकया देवानंद का, जब अपने घर आए दो मेहमानों को देखकर उनकी बोलती हो गई बंद। उसके बाद हमेशा की तरह हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया, जहां हम आज याद करेंगे असरानी को। तत्पश्चात रीमेड इन इंडिया और अंत में एक श्रोता का प्रश्न। समझ में आ गया हो तो बढ़ाएं पहला कदम और शुरू करें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात 1950 की है। प्यारे लाल की उम्र उस वक्त 10 साल की थी। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल वाले प्यारे लाल बालक थे, बच्चे थे 10 साल के। उनके पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा उन्हें लेकर कारदार प्रोडक्शन के ऑफिस में गए, जहां संगीतकार नौशाद म्यूजिक सिटिंग किया करते थे। राम प्रसाद शर्मा ने प्यारे लाल को रूम के बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि बेटा यहीं इंतजार करो, जब मैं बुलाऊंगा तब अंदर आ जाना। राम प्रसाद शर्मा जी अंदर गए और नौशाद साहब से मिलकर गुजारिश की कि मेरा छोटा बेटा प्यारे बहुत छोटा है, लेकिन वायलिन अच्छा बजाता है। अगर प्रैक्टिस के लिए आप अपने पास रख लेंगे तो उसका हुनर और भी निखर आएगा। नौशाद साहब ये सुनकर खुश हुए, हामी भर दी और बोले बच्चे को बुला लाओ। छोटे से बच्चे प्यारे के हाथ में उस वक्त वायलिन था। पिता ने आवाज दी। पिता की आवाज सुनकर वो फौरन जल्दबाजी में रूम की तरफ भागा। घबराहट में चौखट पर वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसका वायलिन हाथ से छूटा और प्रिय साज टूट गया। बालक प्यारे लाल को उस वायलिन से बहुत प्यार था। बालक प्यारे की आंखें भर आईं, लेकिन सामने नौशाद को देखकर उसने अपने आंसू रोक लिए। मगर ग्रेट नौशाद ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा घबराओ मत, कल से आ जाना। प्यारे लाल का वायलिन तो टूट चुका था। वो कभी अपना वायलिन देखता तो कभी ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर का चेहरा। नौशाद ने बच्चे के दिल के जज्बात और हालात समझ लिए। उन्होंने अपने एक म्यूजिशियन को भेजा, एक नया वायलिन खरीद के मंगवाया और वहीं पर प्यारे लाल को तोहफा दे दिया नए वायलिन का। नया वायलिन पाकर बालक प्यारे लाल के चेहरे पर खुशी की मुस्कान दौड़ पड़ी। ये वही प्यारे लाल है जिसने हमें अनगिनत सुरीले नगमे दिए हैं। ग्रेट प्यारे लाल। बात है 11 मार्च 1958 की। देवानंद घर पे थे। तभी खादिम ने आकर बताया कि नरगिस और सुनील दत्त मिलने आए हैं। देवानंद को बड़ा अटपटा सा लगा कि सुनील और नरगिस एक साथ मिलने आए हैं, ऐसा क्या हो गया। वो तुरंत ड्राइंग रूम में पहुंचे और देखा कि नरगिस और सुनील दत्त वहां मौजूद हैं। लेकिन देवानंद दोनों की पोशाक देखकर चौंक पड़े। नरगिस दुल्हन की लिबास में थी और सुनील दत्त भी बगल में सजे धजे खड़े थे। देवानंद को यह समझते देर नहीं लगी कि दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन अब देवानंद इस मुश्किल में थे कि वो कैसे रिएक्ट करें। सारा आलम नरगिस का एसोसिएशन राज कपूर के साथ जानता था, लेकिन अब वही नरगिस उनके दोस्त सुनील दत्त की पत्नी के रूप में सामने खड़ी थी। कुछ पलों के कंफ्यूजन के बाद देवानंद आगे बढ़े, गले लगाया, शादी की बधाई दी। सुनील दत्त ने देवानंद को बताया कि हमने अभी अभी शादी कर ली है और आप पहले शख्स हैं जिसे हम मिलने आए हैं, जिसे हम अपनी शादी की खबर दे रहे हैं। देवानंद दोनों की खूब आवभगत की और साथ ही उन्हें कहा कि अपनी शादी की खबर अभी किसी और को न देना, कुछ हफ्ते तक इस खबर को छुपा कर रखना, वरना लोग परेशान हो जाएंगे। सुनील दत्त और नरगिस ने देवानंद की बात का मान रखा और काफी दिनों तक अपनी शादी की खबर
को इंडस्ट्री से, दुनिया से छुपाए रखा। उसके बाद देवानंद ने खुद ही अपने खर्चे पर इनकी शादी का एक रिसेप्शन रखा, वेडिंग रिसेप्शन, जिसमें फिल्म बिरादरी के बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया। मदन मोहन की कंपोजिशन और रईस खान का सितार जब बजता था तो जादू फिजाओं में फैल जाता था। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तेरे रंग में, छाई बरखा बहार नैनों में बदरा छाए, रस्में उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, आज सोचा तो आंसू भराए। एक से एक कंपोजिशन, और उसके ऊपर जो रईस खान ने सितार बजाया उसका तो कहना ही क्या है। इन दोनों फनकारों ने बरसों एक दूसरे के साथ काम किया और एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत हमें दिए। दोस्त भी बहुत अच्छे थे। मदन मोहन के घर जब भी महफिलें जमती तो उन महफिलों की मेजबानी रईस खान का सितार ही करता। फिर ये दोस्ती, ये रिश्ता कैसे टूटा? हुआ यूं कि एक पॉइंट पर मदन मोहन साहब को यह लगने लगा कि उनकी महफिलों में रईस खान का यूं दोस्ती की खातिर बजाना सितार ठीक नहीं है। रईस खान को वो इस तरह बुलवाकर सितार बजवाकर दोस्ती का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने रईस खान को उनका वाजिब मेहनताना नजराना देने की सोची। मगर परेशानी ये थी कि अपने दोस्त से पैसों की बात कैसे करें। सो उन्होंने 1973 की एक महफिल के बाद अपने मैनेजर से कहा कि वो खान साहब से उनकी फीस के बारे में पूछ लें। मैनेजर ने रईस खान से पूछा। रईस खान ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, मगर उन्हें ये बात बहुत चुभ गई और उन्होंने इसे अपनी इंसल्ट मान लिया। अपने दोस्त मदन मोहन से वो इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहे थे। रईस खान जितने बेहतरीन कलाकार थे उतने तुनक मिजाज भी थे। संगीत जगत से जुड़ा हर इंसान उनकी तुनक मिजाजी से वाकिफ था। सो मदन मोहन की महफिल में घटी उस घटना का जवाब दिए बिना वो भी चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। बात चुभ गई थी। उन्होंने कुछ दिन बाद मदन मोहन को फोन किया और कहा कि उनके एक दोस्त के घर में शादी है और शादी के जलसे में गाने के लिए आपको बुलाया है। मदन भाई, आप कितने पैसे लेंगे? अब चौंकने की बारी मदन मोहन की थी। बहुत अजीब लगा मदन मोहन को कि रईस खान उन जैसे फनकार को शादी में गाने के लिए कहकर उनकी तौहीन कर रहा है। यह तौहीन अब मदन मोहन बर्दाश्त नहीं कर सके। बस यहीं से दोनों के मन में ऐसी खटास पड़ी, रिश्ते इतने कड़वे हो गए, कड़वाहट इतनी जबरदस्त भर गई कि इन दोनों अजीम फनकारों का साथ सदा के लिए खत्म हो गया। गो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, ये तो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। लेकिन ये मैं ये कहूँगा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ग्रेट कलाकार हैं। मदन मोहन जी ने जो सोचा था वो बहुत कंसिडर किया था उन्होंने। हो सकता है उनके मैनेजर से गलती हो गई हो, लेकिन रईस खान ने जो कहा बदले के अंदर वो जरा कुछ ज्यादा ही हो गया था। मदन मोहन की स्पिरिट तो बहुत अच्छी थी। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा असरानी को। 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे गोवर्धन लाल असरानी बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देखा करते थे। 1963 में इसी सपने को लिए असरानी चले आए बंबई, जहां उनकी मुलाकात हुई किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे फिल्मकारों से। इन्हीं के कहने पर असरानी ने FTII में दाखिला ले लिया। 1966 में पुणे से अभिनय की पढ़ाई पूरी करने के बाद असरानी आ गए बंबई और फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से शुरुआत हुई उनके करियर की। उसके बाद असरानी कुछ गुजराती फिल्मों में भी नजर आए। गुलजार की फिल्म मेरे अपने में कुछ हद तक असरानी साहब नोटिस किए गए और उसके तकरीबन 6 साल बाद फिल्म अभिमान से वो अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। 1977 में असरानी ने चला मुरारी हीरो बनने के जरिए डायरेक्शन के फील्ड में भी कदम रखा। इस फिल्म की सफलता के बाद असरानी ने सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है और उड़ान जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया। असरानी को अपने सिने करियर में 2 बार सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असरानी साहब ने अपने दौर के सभी बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया और अपने करियर में लगभग 400 फिल्मों में
अपने अभिनय के जौहर दिखाए। असरानी साहब आज भी उसी जोश व खरोश के साथ सक्रिय हैं। हम उनकी दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करते हैं। रीमेड इन इंडिया 1960 की एक फिल्म डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट हेमर, स्टारिंग इयान कारमाइकल, टेरी थॉमस, जेनेट स्कॉट एंड एलिस्टर सिम। फिल्म का नाम स्कूल फॉर स्काउंड्रल। इस फिल्म की कहानी है हेनरी पाल्फ्रे नाम के एक युवक की, जो एक लूजर है, अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में नाकामयाब है। जिंदगी से निराश हेनरी पाल्फ्रे को लगता है कि उसके फेल्यूर की वजह उसका व्यक्तित्व है, और उसके बाद वो डॉक्टर पॉटर के स्कूल ऑफ लाइफमैनशिप में एडमिशन लेता है और डॉक्टर पॉटर के हिसाब से चलकर, दिशा निर्देश पर चलकर उसकी जिंदगी बदल जाती है। यहां तक कि उसकी जिंदगी में उसे एक प्यार करने वाली लड़की भी मिल जाती है। इसी कहानी पर इंडिया में 1975 में एक फिल्म बनाई गई थी, जिसमें हिंदी के हिसाब से कुछ फिल्मी मसालों का समावेश कर दिया गया था। इसे डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी ने, स्टारिंग अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, उत्पल दत्त और असरानी। स्कूल ऑफ स्काउंड्रल से प्रेरित ये फिल्म आज भी हिंदी की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। नाम बताइए? छोटी सी बात। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इलाहाबाद के सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने पूछा है कि क्या संगीतकार वसंत देसाई ने फिल्मों में अभिनय किया था? श्रीवास्तव साहब, जी हां, प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई ने फिल्मों में अभिनय किया था। 1936 में प्रभात फिल्म कंपनी ने वी शांताराम के डायरेक्शन में एक फिल्म बनाई थी, नाम था अमर ज्योति। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, चंद्रमोहन जैसे स्टारों के साथ साथ वसंत देसाई ने भी एक्ट किया था। ये एज एन एक्टर उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में इत्तेफाक से वसंत देसाई ने 2 गाने भी गाए थे। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही। आज्ञा चाहता हूं। प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।